नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि समूचे इकोसिस्टम में हड़कंप मच गया है। फिर सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि नरेश गोयल की गिरफ्तारी ने क्यों सबके माथे पर सिकन ला दी है, और फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये जो 370 है वो विपक्ष की गले की फांस बनने जा रहा है, और ये अकेला मुद्दा है जो 2024 के चुनाव में विपक्ष को धराशायी करने के लिए काफी है। और फिर ये रोहिणी कमीशन वाला क्या मसला है, क्या ये विपक्ष के लिए नासूर बनने जा रहा है, खास तौर से उनके लिए जो मंडल 2 की बात कर रहे हैं, यानी जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उन लोगों की राजनीति पर क्या नरेंद्र मोदी रोहिणी कमीशन के जरिए बड़ा भारी कुठाराघात करने जा रहे हैं। यह सवाल आपके मन में सबसे पहले उठेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा मुद्दा है। और यह जो विशेष सत्र बुलाया गया है, दरअसल ये विशेष सत्र में क्या होगा इसे लेकर कौतूहल बना हुआ है। लेकिन ये रोहिणी कमीशन को लेकर जिस तरह से खबर आई, इस खबर ने चौंका दिया है उन लोगों को जो मंडल 2 के बहाने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये जो रोहिणी कमीशन है, ये दरअसल जातियों की गिनती के लिए ही बना 2017 में, और इसमें जो आरक्षण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में 2-4 बिरादरियां हैं ओबीसी की जो सारी मलाई खा लेती हैं। और इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से जो मलाई खा रही हैं उनको अलग किया जाए, और जो अति पिछड़ी बिरादरियां हैं उनको कैसे आरक्षण का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। यही बात इस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में है। और ये रिपोर्ट जो है वो तमाम उन राजनीतिक दलों के गले की फांस बन सकता है जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं। फिर वो चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, तमाम जो क्षेत्रीय दल जो उपजे ही हैं मंडल के आने के बाद, उन सब की राजनीति पर कुठाराघात हो सकता है। क्योंकि वो सब बात तो करते हैं कि नहीं न्याय होना चाहिए, लेकिन अपनी सरकारों में तो उन्होंने जो न्याय किया, उस न्याय में महज 2-3 बिरादरियों तक ही सत्ता सीमित रह गई, और सरकारी नौकरियां भी। तो ये जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है, ये दरअसल उस आरक्षण के विकेंद्रीकरण की बात करती है। क्या विशेष सत्र में इस पर चर्चा होने जा रही है? और इस पर अगर चर्चा हुई तो ये जो लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं उनकी बोलती बंद हो जाएगी, और वो जो प्रधानमंत्री का टेटुआ दबाने की बात कर रहे हैं वो तो आप ये समझिए कि अपनी बगलें झांकने लगेंगे। क्योंकि ये जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है, ये दरअसल उन जैसे राजनेताओं की राजनीति पर ही कुठाराघात है। तो ये जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बड़ा भारी भूचाल ला सकती है, और 2024 का चुनाव दूर नहीं है। जातीय जहर फैलाने की कोशिश चल रही है। इस दरमियान अगर ये रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट पर चर्चा होती है और इसके लिहाज से काम होता है, तो वो अति पिछड़ी बिरादरियां जो सत्ता में भागीदारी से और आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई हैं, उन्हें बड़ी भारी आप ये कहें कि सहूलियत मिलेगी। और इसीलिए ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट समूचे विपक्ष को डरा रही है। यही वजह है कि हड़कंप मचा हुआ है। ये जो संशोधित यूपीए की बैठक बुलाई गई थी, कहां पे? मुंबई में। उस बैठक में इसीलिए किसी के गले से नीचे कुछ उतरा नहीं, कहे अब जल्दी से निकल लो, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं विशेष सत्र में। तो एक तो ये मसला है। दूसरा, नरेश गोयल जो है, ये जेट एयरवेज के जो संस्थापक हैं, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो नरेश गोयल है, वैसे इनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप रहे इस बात को लेकर कि ये जो इन्होंने अपनी कंपनी खड़ी की थी जेट एयरवेज, इसमें
ड्यूबियस फंडिंग हुई थी, यानी आईबी की रिपोर्ट आई, रॉ की रिपोर्ट आई इस बात को लेकर कि इस जेट एयरवेज में दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के पैसे लगे हुए हैं। तमाम खबरें हुई इसे लेकर। वो जो ये जो शख्स हैं, इन्हें अचानक कल गिरफ्तार किया गया। अब ये जो गिरफ्तारी है, इस गिरफ्तारी को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। सवाल ये उठता है कि इस गिरफ्तारी का तो कायदे से ये होना चाहिए कि ईडी ने गिरफ्तार किया और तमाम तरह के आरोप वगैरह हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक मसला है, तो ईडी ने तो उसी बाबत इनको उठाया है। लेकिन अब बहुत लोगों के राज खुलेंगे, क्योंकि नरेश गोयल के सीने में बहुत कुछ दफन है, और अब जब ईडी ने हिरासत में लिया है तो बहुत लोग हैं जिनके राज खुलेंगे, और वो उनके भी जिन पर यह आरोप लगता रहा कि उनके दाऊद से संबंध रहे। और इन पर तो नरेश गोयल की जेट एयरवेज को लेकर तो बाकायदे आईबी की रिपोर्ट ही थी, और ये रिपोर्ट आई थी जब एनडीए 1 थी, यानी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तभी आई थी। फिर उसके बाद में पूरा यूपीए 10 साल रहा, कुछ हुआ नहीं, और फिर इधर जो है सरकार रही एनडीए 2। अब ऐसा लगता है कि कुछ मिला है, तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जो नरेश गोयल को हिरासत में लिया है ईडी ने, तो अब यहां से कौन कौन से रहस्य खुलेंगे, और वो रहस्य जो है वो किस किस तक पहुंचेंगे, और क्या यह भी एक वजह रही है हड़बड़ाहट की? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसने समूचे विपक्ष के भीतर जो है वो खरमंडल मचा रखा है, वो है 370। देखिए, 370 से बड़ी आशा थी किसको? पूरे लेफ्ट लिबरल कबाल और कांग्रेसी को सिस्टम को। उनको लगा कि अब 370 को जो चुनौती दी जा रही है, ये पूरा मामला पलट जाएगा और जो सरकार है वो घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन आप देखिए कि 9 रोज 18 वरिष्ठ वकीलों ने मिलकर बात रखी और बताया कि आप क्यों नहीं हटा सकते हैं 370 को। उसमें हवाला दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, उसमें कहा गया कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हो गया है, उसमें कहा गया कि साहब इन्होंने इंटरनल सॉवरेंटी तो अपनी दी ही नहीं थी, फिर उसमें यह भी कहा गया कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन है वो था, इसमें मर्जर एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं था। ये तमाम तहरीर रखी गई और उसके जरिए ये बताने की कोशिश हुई संविधान पीठ के सामने कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को 370 नलीफाई करने का जो फैसला लिया था वो फैसला ठीक नहीं है। चलिए भाई, ठीक है। अब जब भारत सरकार की बारी आई और उसके साथ ही उन लोगों की बारी आई जो लोग 370 हटाए जाने के पक्ष में, जब उन्होंने अपनी दलील रखना शुरू किया, तब एक जो झूठ और प्रपंच का आडंबर था वो सब हटने लगा। मसलन कहा गया कि जम्मू कश्मीर बड़ा विशेष रहा। क्यों विशेष रहा? इनका अपना संविधान था। 2 मिनट नहीं लगा सॉलिसिटर जनरल को यह बताते हुए कि जम्मू कश्मीर अकेली रियासत नहीं थी जिसका अपना संविधान था, ऐसी 62 रियासतें थी। पहला झूठ खारिज। इसका मतलब जम्मू कश्मीर को लेकर खूब प्रोपेगेंडा गढ़ा गया। दूसरी बात क्या कही गई कि मर्जर एग्रीमेंट पे सिग्नेचर नहीं हुआ था, इसलिए जो है इंटरनल सॉवरेंटी राजा ने भारत को नहीं सौंपी थी। सॉलिसिटर जनरल ने दिखाया कि ऐसी कई रियासतें हैं जिन्होंने मर्जर एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनकी एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो सारी सॉवरेंटी भारत में निहित है। तो इस लिहाज से भी कोई विशेष नहीं है जम्मू कश्मीर, यानी इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल सारी जो सॉवरेंटी है वो सब भारत के पास है। तो दूसरा तर्क भी खारिज। तीसरा क्या हुआ? मैं नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, संविधान पीठ ने कुछ कह दिया, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे थे
नौरोज उस आर्ग्यूमेंट के बरक्स जो आर्ग्यूमेंट आए मैं वो आपको बता रहा हूं। तीसरा क्या आया, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डाल दिया गया। हरीश साल्वे ने कहा कि पहली चीज तो ये राजनीतिक समझौता है, एक बात। दूसरी बात, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है उसको आप इसमें कहां ला रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है यानी संविधान संशोधन, तो वहां ये डॉक्ट्रिन आती है कि आप ये चीजें हैं जिसमें फेरबदल नहीं कर सकते। अब ये 370 में कहां से आ गया? और फिर उन्होंने कहा भी किस तरीके से आप कहीं भी ले आइए और कह दीजिए कि नहीं पहले बेसिक स्ट्रक्चर पर बात कर ली जाए फिर उसको हटाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये अनुच्छेद जो है 370 यही अधिकार देता है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। और जब संविधान सभा है, नहीं संविधान सभा को अनुशंसा करनी थी और वो अनुशंसा कोई बाध्यकारी थी नहीं, जब वही नहीं है तो राष्ट्रपति तो खुद ही हटा सकते थे, लेकिन वो 367 के जरिए आए। फिर यह भी बात कही गई कि राष्ट्रपति के पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर ये दोनों छोड़िए, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। तो इस तरीके से जो ये तमाम चीजें संविधान पीठ के समक्ष बात रखते हुए भारत सरकार के जरिए बाहर आई, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गया कि ये जो सेकुलर अलंबरदार हैं ये जम्मू कश्मीर के मामले में गुमराह करते रहे और जिसका एकीकरण हिंदुस्तान से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उस एकीकरण पर कुठाराघात करते रहे। और एक चीज और इसमें निकल कर आई है, वो ये कि एक तो जो हरीश साल्वे ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर आप हर जगह, दूसरा जो लोग बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला दे रहे हैं उनके सामने यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि सेकुलरिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं बना उसके संविधान का। क्यों नहीं बना भाई? 35A जो है वो मौलिक अधिकार को सीमित करता है, तो अब इस पर क्या कहेंगे? चूंकि मौलिक अधिकार भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो यानी ये जो 370 खड़ा हुआ, ये 370 जो है वो तो सीधे सीधे जो डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर की उसी का उल्लंघन कर रहा है। तो वैसे भी 370 को जो है खत्म हो जाना चाहिए भाई, लॉजिक तो यही कहता है। तो इस तरह से जो तमाम चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं वो दरअसल विपक्ष के लिए एक तरीके से आप कहें कि नासूर बन रही, खासतौर से 2024 के चुनाव के लिहाज से कि साहब बताइए इन लोगों ने क्या क्या किए, क्या क्या चीजें ढकी छुपाए रखी, क्यों? तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से। इस कारण ये जो संशोधित यूपीए है जिसे इंडी गठबंधन कहा जाता है, वो तय नहीं कर पा रहा है कि किया क्या जाए, क्योंकि सारी तहें और परतें खुल गई हैं। और ये जो विशेष सत्र है उस विशेष सत्र में जो कुछ बचा खुचा है वह भी ढह जाएगा। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।